एडाप्टेड हैं। तो हम चीज़ों को सुनने के लिए ये एक एंटीना का काम करता है और ऑडिटरी कैनाल उसे कंसंट्रेट करके साउंड वेव को यहाँ टिम्पैनम मेम्ब्रेन पे पहुँचाती है। बट फ्रॉग जब पानी में जाता है तो पानी में जो साउंड वेव होती है वो ज़मीन के हिसाब से तेज़ चलती है, तो उसे चीज़ें तेज़ सुनाई पड़ती है। उसे इस एक्स्ट्रा जो है एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं है कि साउंड वेव को कंसंट्रेट किया जाए, उसे ऑलरेडी पानी में ज़्यादा सुनाई पड़ता है। तो इस एक्वेटिक लाइफ की वजह से यहाँ पे जो है ये सिर्फ टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है एक्सटर्नल ईयर का, और ये सारे जो बाहर के एक्सटर्नल ईयर ये नहीं होते। एक्सटर्नल ईयर का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ मैमल में है, उससे पहले आपको न तो रेप्टाइल में मिलता है और न ही एप्स में मिलती है। तो जो सुनने की कैपेसिटी है ना वो मैमल में सबसे अच्छी डेवलप हुई है। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए अब इसके बाद एक चीज़ और मेंशन किया गया है, हाँ क्लोका। ठीक, देखिए यहाँ एक ख़ास चीज़ है, ये आपको बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट है क्लोकल अपर्चर। इन सारे ऑर्गेनिज्म में, रेप्टाइल में और इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ मैमल में क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में एक एंड पे यहाँ पे माउथ है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, दूसरी एंड पे यहाँ पे एनस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है। और यहीं कहीं जो है, जैसे ये फीमेल है तो वेजाइना है, ठीक है, ये फीमेल है तो वेजाइना है। तो ये देखिए ये वेजाइनल ऑरिफिस है, ये एनस है, ये यूरिथ्रा है। तो हमारे यहाँ इसकी ओपनिंग अलग अलग होती है ना, लेकिन ये जो एम्फीबियन होते हैं यहाँ पे तीनों ओपनिंग, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की यूरिथ्रा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का एनस नहीं होके एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये तीनों जो है एक साथ एक कॉमन जो है, इस पे एक कॉमन फोल्ड होता है, इस तरीके से स्किन का फोल्ड होता है जिसके अंदर ये बंद होते हैं, और इस कॉमन जो है अपर्चर को हम बोलते हैं क्लोकल अपर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। बॉडी से बाहर जो ओपनिंग होती है उसमें रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम ये आपस में जॉइंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है यूरोजेनाइटल सिस्टम। और बाहर जब इनकी ओपनिंग होती है तो वो क्लोकल अपर्चर के थ्रू होती है, एक कॉमन ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन आपको मेंशन है इसमें रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग एंड स्किन, बता दिया आपको। एक और चीज़ है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। फिशेज में हार्ट 2 चैम्बर था, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब देखिए, यहाँ हार्ट कुछ ऐसा होता है, देखिए इस तरीके से हार्ट होता है जिसमें ऊपर तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 आर्किल, बट वेंट्रिकल एक ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से इनपुट है, सारा ब्लड आ रहा है, यहाँ से सारा ब्लड आ रहा है, इसके बाद यहाँ से ब्लड जो है लंग्स को मान लीजिए गया, लंग्स से यहाँ वापस आया और फिर यहीं से अयोर्टा के थ्रू ये बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इस चैम्बर में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 आर्किल होते, एक वेंट्रिकल होता है जिसमें ब्लड के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल मैं इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सिर्फ मैमल्स और बर्ड को छोड़ के बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड के साथ प्रॉब्लम ये होती है
कि जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर गिरता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, इसलिए इनमें एक स्पेशल कंडीशन होती है हाइबरनेशन। जब ज़्यादा ठंडियाँ होती हैं तो ये छुप जाते हैं, या ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी ये मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। तो वो यहाँ पे मिलता है इस टाइप का। सेक्सेज आर सेपरेट, मैंने आपको पहले बोल दिया था। डाइवर्सिस कंडीशन एनिमल में एडवांस है और एडवांस फाइलम को आप पढ़ रहे हैं। अब आपके पास सब सेक्सेस सेपरेट ही होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सटर्नल वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा होते हैं। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये याद रखना, बूफो, टोड। ठीक है, टोड के बारे में एक मज़ेदार बात है। टोड जिंदगी भर टेरेस्ट्रियल रहता है, मेढक की तरह दिखता है बट वो फ्रॉग होता नहीं है। वो ऐसे आपको गंदा सा डार्क ब्राउन कलर का फ्रॉग जैसा दिखेगा। वो पूरे लाइफ टाइम जो है वो ज़मीन पे रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसे पानी में जाना पड़ता है। इसी वजह से हम उसे एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबिया की सबसे बड़ी पहचान ही है, जैसे देखिए क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, ठीक है, टर्टल या टर्टवाइज भी पानी में रहता है, लेकिन उनके साथ क्या है कि जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो अंडे रेत में देते हैं। ठीक है, बाहर निकल के रेत में देते हैं, मिट्टी में। क्यों? क्योंकि उनका टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, उनके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है, वो अंडों को पानी में नहीं देंगे। लेकिन ये जो एम्फीबियन अंडे हैं ये पानी के लिए एडाप्टेड है। इसलिए किसी के रिप्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन एम्फीबियन है, कौन रेप्टाइल है। नहीं तो आप एलिगेटर या क्रोकोडाइल को भी एम्फीबियन समझ लेंगे कि वो भी ज़मीन पे रहता है, पानी में रहता है। वो देखिए उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पानी में सांस ले ले, उसको जो सांस जो है वो लंग्स के थ्रू ही लेता है, इसीलिए वो अपने नॉस्ट्रिल को हमेशा बाहर रखता है। वो पानी में जस्ट न्यूट्रिशन के लिए जाता है। जब कोई रिप्रोडक्शन के लिए एडाप्टेशन नहीं होता तो फिर जीने के लिए होता है, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए होता है। ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा एवोल्यूशन में, वो बायोलॉजी का सबसे मज़ेदार चैप्टर है। जब उसको स्टडी करेंगे तभी इसके बारे में देखेंगे। अभी तो यहाँ इतनी ही डिटेलिंग थी जो आपको सीखना था। तो फ्रेंड, ये है आपका एम्फीबियन तक का टॉपिक। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको रेप्टाइल को बताएंगे, और जब हम रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो एम्फीबियन से उससे कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में यहाँ एवोल्यूशन को भी थोड़ा देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं रेप्टेलिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।